राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के नलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित जनता को बोहाग बिहू और रामनवमी की शुभकामनाएं प्रदान की। जनता को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रामनवमी का आज एक ऐतिहासिक अवसर है। 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार भगवान राम ने आज अपने भव्य मंदिर की शोभा बढ़ाई है। आज राष्ट्र सदियों की भक्ति और पीढ़ियों के बलिदान के परिणाम का गवाह बन रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में वे उम्मीद लेकर आए थे, 2019 में विश्वास लेकर आए और अब 2024 में वे असम की धरती पर आए हैं तो गारंटी लेकर आए हैं। 4 जून क्या होने वाला है ये आज पूरा देश देख रहा है और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। साथियों, 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया और 2024 में आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अभी बोहाग बिहू के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता। उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे। अगले 5 वर्षों तक आपको मुफ्त राशन ऐसे ही मिलता रहेगा, बिना भेदभाव मिलता रहेगा। साथियों, अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक और बड़ी घोषणा की है। 70 साल की ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी बीमारी, उनके इलाज की चिंता ये आपका बेटा मोदी करेगा। इन बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, बीजेपी ने आपके लिए और भी कई घोषणाएं की है। आपका बिजली बिल 0 आए, इसके लिए कम दाम पर सोलर पैनल दिए जाएंगे और उसके कारण आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। अरे बिजली का बिल तो 0 होगा आने वाले दिनों में जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, स्कूटी हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो, तो सोलार वाली बिजली से उसका चार्जिंग भी होगा और आज ट्रैवलिंग का जो खर्चा है ना, पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है वो भी 0 हो जाएगा।
देश की करोड़ों बहनें आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। हमने लक्ष्य रखा है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। गांव-गांव में हमारी बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। इन फैसलों का बहुत बड़ा लाभ हमारे आसाम के लोगों को, यहां के गरीब, वंचित, दलित, किसान, पीड़ित और चाय बागान के मजदूरों को होगा। बीजेपी सरकार के प्रयासों से असम के महान योद्धा लसित बोरफुकन की 400वीं जयंती पूरे देश में मनाई और असम के गमोशा का ब्रांड एम्बेसडर तो खुद आपका मोदी है। बीजेपी को दिया आपका वोट विकसित भारत बनाएगा। इस बार बारपेटा से फणिभूषण चौधरी जी को, कोकराझार से जयंता बासुमतारी जी को और गुवाहाटी से बहन बिजुल कालिता मेधी जी को आपके रिकॉर्ड वोट से जिताना है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। इंडी गठबंधन के 2 बड़े नेताओं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन द्वारा बड़ी प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए जहां एक ओर गठबंधन के जीतने पर अपनी योजनाओं का ब्यौरा दिया, वहीं दूसरी ओर भाजपा पर निशाना भी साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन के जीतने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी और जातिगत जनगणना भी करवाई जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की हर कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडी गठबंधन के जीतने पर पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा और साथ ही सभी युवाओं को अप्रेंटिसशिप का मौका भी दिया जाएगा। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जिस दिन देश के किसान को अपनी लाभकारी मूल्य मिलने लगेगा फसल का, और मैं समझता हूं जितने भी राजनीतिक दल हैं और खासकर जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे या किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, और जिस दिन भारत सरकार किसानों की आय बढ़ा देगी गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। और मैं कई मौकों पर कह रहा हूं कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के, बिना जाति की गैर बराबरी खत्म किए हुए हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और पीढ़ी की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे। उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। ये देश का चुनाव है। देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती है। हमने डिसीजन लिया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और हमने सीट शेयरिंग की है और ओपन माइंडेड तरीके से, दिल खोल के हमने सीट शेयरिंग की है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और ओपन माइंडेड तरीके से हम चुनाव लड़ें। इसीलिए हमने स्पेस अपने पार्टनर्स को दी है। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। तो सबसे पहला काम, रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को मिलना चाहिए, उसको एक बार फिर
स्ट्रेंथन करने का है। उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 2-3 आइडियाज दिए हैं। एक आइडिया रेवोल्यूशनरी आइडिया है, राइट टू अप्रेंटिसशिप। तो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, पेड ट्रेनिंग होती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सब ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स को हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में अधिकार मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा, ट्रेनिंग होगी और 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का उस युवा के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। और ये करोड़ों युवाओं के लिए हम अधिकार दे रहे हैं। इससे एक ट्रेन्ड मैन पावर तैयार होगा, प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फायदा होगा, सरकार को भी इसका फायदा होगा और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये एक जॉब मार्केट में एंट्री का सिस्टम हो जाए। दूसरी चीज, 30 लाख सरकारी रोजगार हैं, वो वैकेंसीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात हुई है, हम कानून बनाएंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये बात हुई युवाओं की। एक और हमारा आइडिया, क्रांतिकारी आइडिया, और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा इससे। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे और हर गरीब परिवार में से हम एक महिला को चुनेंगे और उसके बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए सरकार हर महीने बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। किसानों की बात, तो हमने लीगल एमएसपी का निर्णय ले लिया है। हिंदुस्तान में पहली बार लीगली गारंटीड एमएसपी होगी और हम उनका, किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। यही मेन मुद्दे हैं चुनाव में। हम ये कह रहे हैं गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती, और तरीके मैंने आपको बताए हैं। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। गरीबी का यह भी कारण है। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं और मैंने ये बात बहुत बार उठाई है। भागीदारी की बात होती है। हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको ना पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, ना दलित मिलेंगे, ना आदिवासी मिलेंगे, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग मिलेंगे। तो हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। जाति जनगणना, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए, युवाओं को अप्रेंटिसशिप का कानून, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, किसानों को एमएसपी, तो ये हम करने जा रहे हैं। और देखिए, ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये जरूर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, मगर इसमें जो आइडियाज हैं वो इंडिया गठबंधन, उनकी आइडियोलॉजी के आइडियाज हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हल्द्वानी में आयोजित एक रोड शो में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनता को रामनवमी और नवरात्र की बधाई दी और रामलला के अपने मंदिर में विराजमान होने की खुशी भी व्यक्त की। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि पूरे देश में यही चर्चा है कि इस बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने जा रहे हैं। उन्होंने जनता से इस बार के चुनाव में मतदान करने की भी अपील की। आज का दिन और आज की रामनवमी हम सब लोगों के लिए बहुत विशेष है। हम सब के जीवन में ये दिन आज पहली बार आया है कि भगवान रामलला जो 500 वर्षों से अपने घर के बाहर थे, इस बार का अपना जन्मदिन अपने महल में मना रहे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व के कारण से हमको आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, फिर से हमको राम युग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है और पूरे चुनाव में पूरे देश के अंदर एक ही बात है कि मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उत्तराखंड के अंदर भी 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीतकर 400 पार का जो नारा है, वो 400 पार का नारा पूरा करने में उत्तराखंड की जनता सहयोग करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अपने बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से और विशेषकर से जो लोग पहली बार मतदान करने वाले हैं, तो आप लोगों ने अगले 2 दिनों तक ये मेरी अपील, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपील घर घर तक पहुंचानी है कि हर किसी को मतदान में जरूर भाग लेना है। हमको उत्तराखंड के अंदर इस बार पूरे हिमालयन राज्यों में एक रिकॉर्ड बनाना है कि हम लोगों ने, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने इस लोकतंत्र के महायज्ञ को एक उत्सव के रूप में मनाया है और प्रचंड रूप से मतदान किया है। ऐतिहासिक रूप से मतदान करके ऐतिहासिक विजय यहाँ से हमने दिलानी है और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा, जिस प्रकार का ये उत्साह था, उल्लास था, मैं समझता हूँ कि ये हमारा प्रधानमंत्री जी को शपथ लेते हुए देखेंगे
भारत को दुनिया की बड़ी महाशक्ति बनते हुए देखेंगे। सशक्त भारत, समरस भारत, शक्तिशाली भारत और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत और दुनिया का सिरमौर भारत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगा। मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हर एक मौके पर उन्होंने हमेशा उत्तराखंड का जिक्र किया है। अब हमारी बारी है कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत से हमने यहाँ से जिताकर भेजना है। हल्द्वानी क्षेत्र के सम्भ्रांत नागरिकों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, अपने पत्रकार बंधुओं का आपके इस सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हाल ही में एक्स पर अकाउंट बैन होने की खबर पर पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अकाउंट बैन होने, हैंडलों को बंद किए जाने, मोनेटाइजेशन बंद करने और पोस्ट डिलीट करने जैसी कई अन्य विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की। क्या कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। कल शाम को एक खबर आई और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ये खबर अपने ग्लोबल अफेयर्स हैंडल से लगाई कि उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 अकाउंट्स के पोस्ट्स को डिलीट करने का और विदहोल्ड करने का निर्देश हुआ है। अंडर प्रोटेस्ट उन्होंने ऐसा किया और उनका कहना है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी में कोई भी खलल पड़े उसके खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास ये निर्देश आए हैं और इलेक्शन कमीशन को पूरा हक है ये करने का। चुनाव के दौरान अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कोई धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ भद्दी गंदी असभ्य टिप्पणियां कर रहा है, बिल्कुल हक है इलेक्शन कमीशन को करने का। लेकिन एक पोस्ट जिस पर थोड़ा सा अचरज हुआ देखकर, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर था और इलेक्टोरल बॉन्ड को ढकने का, उसको छुपाने का बहुत प्रयास मोदी सरकार कर रही है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों आपत्तिजनक लगा इलेक्शन कमीशन को, ये थोड़ा सा हथप्रभ करने वाला विषय है और इसके चलते 2-4 चीज़ें यहाँ पर बोलनी ज़रूरी हैं। मीडिया मोदी जी से ना नौकरियों पे, ना बेरोजगारी पर, न किसानों की दुर्दशा पर, न महंगाई पर, न आर्थिक असमानता पर, न बढ़ती हुई गरीबी पर, न हर घंटे 2 युवाओं की आत्महत्या पर, न महिलाओं के साथ शोषण पे और संरक्षण आरोपी को देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो मुख्य धारा का जब ये हाल देखा तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत प्रबल हुए क्योंकि वहां पर एक आपको ऑल्टरनेट व्यू मिल रहा था। लेकिन ये सरकार उनको भी कहीं ना कहीं इको चेंबर बनाना चाहती है और क्योंकि ऐसा हुआ है तो वो भी एक मुद्दा उठाना यहां पर जरूरी है। असलियत यह है कि इस सरकार की आईबी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने फरवरी से किसान आंदोलन के दमन की कोशिशें की। किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाले अधिकांश हैंडल, जिसमें से किसान नेता शामिल हैं, जिसमें से किसान आंदोलन से जुड़े हैंडल शामिल हैं, जिसमें से किसान नेता हरपाल सांघा जैसे किसानों के अकाउंट और फेसबुक पेज बंद कर दिए गए। और यही नहीं, अभी हाल ही में यूट्यूब ने बिना कोई कारण ढंग से दिए, बोलता हिंदुस्तान का एक चैनल था उसको बंद कर दिया। अन्य चैनलों को नोटिस गया है और आपको पता है कि नोटिस अगर 2 से ज़्यादा बार जाता है तो फिर चैनल बंद करने की भी कार्रवाई हुई होती है। और यही नहीं, सबसे दिक्कत तलब बात और सबसे परेशान करने वाली बात है कि अब मुद्दे विशेष को देख के कार्रवाई हो रही है। अगर ईवीएम वीवीपैट को लेकर वीडियो बनाया जा रहा है तो यूट्यूबर्स के पास सिर्फ नोटिस ही नहीं जा रहा है, उनके पास मोनेटाइजेशन के साधन बंद कर दिए जा रहे हैं। जो यूट्यूबर हैं वो व्यूज के आधार पर, रीच के आधार पर एक वीडियो से कमाते हैं। तो अगर ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे वो लोग उठा रहे हैं तो वही बंद कर दिया जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये बहुत जरूरी है जानना।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्य धारा के मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्वतंत्र विश्लेषक, स्वतंत्र पत्रकारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब इंडियन आईटी एक्ट के रूल्स 2021 के 2 क्लॉजेस को मद्रास हाईकोर्ट ने स्टे किया है, और ये जो रूल्स हैं ये हिंदुस्तान के तमाम न्यायालयों में लंबित हैं, इस पर बहस चल रही है, विचाराधीन है। तो इस बात पर चिंता है, और चिंता इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये विषय शैडो बैनिंग का है, ये विषय सप्रेशन का है, ये विषय रीच खत्म करने का है, ये मोनेटाइजेशन खत्म करने का है। ये कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश देने का है कि अगर आपने असहज सवाल पूछे तो आपकी आय के साधन पर प्रहार होगा, आपके बोलने पर प्रहार होगा। आप अगर ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पर लिख रहे हैं, आपके पेजेस को, आपके हैंडल्स को बंद कर दिया जाएगा। और ये तब हो रहा है जब प्लेटफॉर्म्स अंडर प्रोटेस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड होने के नाते ये बात आपके सामने करनी विशेष रूप से ज़रूरी थी, और हम आशा करते हैं कि सरकार समय रहते चेतेगी और लोकतंत्र को जीवित रहने देगी। तो ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता बची रहे, मुद्दों पे बात करने वाले लोग बचे रहें, इसलिए ज़रूरी है कि इस मुद्दे को उठाया जाए। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान के अंतर्गत आपका राम राज्य वेबसाइट को लॉन्च किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी सहित अन्य नेताओं ने मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न जानकारियां भी साझा की। कार्यक्रम में बोलते हुए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली और पंजाब में किए गए कार्यों को जनता देख सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट लगातार मुनाफे का बजट बना हुआ है और इसके पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अर्थशास्त्र है। प्रभु श्री राम की रामनवमी पर पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस रामनवमी के अवसर पर आज हम लोग एक वेबसाइट की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका राम राज्य। आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की राम राज्य को लेके क्या अवधारणा है, वो राम राज्य जिसकी बात प्रभु श्री राम ने कही, जिसको सच करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दिखाया, वो राम राज्य जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बार बार जिसका जिक्र किया कि हम देश में राम राज्य लाना चाहते हैं, जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें सबकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, जिसमें कोई छोटा कोई बड़ा हो ऐसी भावना खत्म हो। और अरविंद केजरीवाल जी ने राम राज्य के सपने को सच करने के लिए दिल्ली में अद्भुत काम करके दिखाया है, पूरे देश और दुनिया को उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये पहली रामनवमी है जब अरविंद केजरीवाल जी हम लोगों के साथ नहीं है, वो जेल में है, जेल से अपने संदेश भेजते रहते हैं, दिल्ली की देश के लोगों की चिंता करते रहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में पत्र से और अपने संदेश से वो हम लोगों को सूचित करते रहते हैं। 10 साल के अंदर वो सफर केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया कि न सिर्फ दिल्ली में 3 बार सरकार बनी बल्कि पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार 9 सालों में और 2 सालों में भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में ऐसे काम करके दिखाए जिसका उदाहरण आज दुनिया के देश दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती हैं तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। एक ऐसा दिल्ली मॉडल, एक ऐसा काम का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। अब अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनता है, कैसे यहां पर स्कूल बनते हैं बच्चों के लिए। फ्री बिजली किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फ्री बिजली भी दी जा सकती है। आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने फ्री बिजली योजना लागू की, फ्री पानी की योजना लागू की, फ्री बस की यात्रा की योजना लागू की, 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना लागू की, फरिश्ते स्कीम की योजना लागू की। और उसके बाद मुनाफे का बजट, अभी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, आतिशी जी ने असेंबली में। मुनाफे का बजट। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है
जो मुनाफे का बजट देता है, इतने सारे काम करने के बावजूद, क्योंकि जो केजरीवाल का अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च करो। तो राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे जरूर जाएं। क्या काम हमने दिल्ली में किया है, क्या काम हमने पंजाब में किया है, वो काम लोग देखें, जानें और तब हमारे साथ जुड़ें। ये रामचरितमानस में लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मुझे लगता है कि इसी से प्रेरणा लेकर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना है कि जो वादे उन्होंने दिल्ली के लोगों को किए हैं, जो वादे उन्होंने पंजाब के लोगों को किए, उस वचन को पूरा करने के लिए वो पिछले 9 साल से लगे हुए हैं। जो शिक्षा में काम, स्वास्थ्य व्यवस्था में काम, बिजली पानी में काम, शहीदों के सम्मान में काम जो हमने किया है, वो आपका राम राज्य वेबसाइट के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को पहुंचा रहे हैं। इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे देश में लोग देख पाएं कि अगर वो सही जगह वोट देते हैं, एक ईमानदार पार्टी को वोट देते हैं, एक अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को वोट देते हैं, तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा सुधार आता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ना सिर्फ दिल्ली के लोग, ना सिर्फ पंजाब के लोग, बल्कि पूरे देश के लोग इस वेबसाइट आपका राम राज्य के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने आज एक बार फिर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी और एक निजी कंपनी के रिश्तों के संदर्भ में सवाल उठाते हुए मीडिया से बात की। उन्होंने इस अवसर पर दावा किया कि पार्टी के बड़े नेताओं पर कार्रवाई होने के बावजूद भ्रष्टाचार का खेल जारी है। उन्होंने इस अवसर पर दावा किया कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में किए जाने वाले काम के दौरान ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी को सरकार द्वारा टेंडर दिया गया है। क्या है भाजपा अध्यक्ष का पूरा दावा, आप खुद सुने। मैं आज फिर मुख्यमंत्री जो जेल में बंद है और जो नए नए स्टार प्रचारक बने हैं वो, उन सब से फिर 2 सवाल पूछता हूँ। बोस्टन कंपनी और आम आदमी पार्टी का रिश्ता क्या है? जिस कंपनी की बिड ऊंची थी उसको ठेका क्यों दिया गया? पंजाब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन सीमा बंसल से आम आदमी पार्टी और बोस्टन कंपनी का क्या रिश्ता है? बड़े सीधे से सवाल है, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर तिरुपति मेडिलाइन प्राइवेट लिमिटेड, तो उसको ठेका क्यों दिया गया? स्वास्थ्य क्रांति की बात कर रहे हैं हम, भी दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। उस कंपनी के जो मालिक हैं मुदित गुप्ता, शुभम गुप्ता और भी लंबी फेहरिस्त है, उनसे आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है? कल जो मैंने बार बार कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 बेसिक चीजें हैं जिन पर दिल्ली की जनता का अधिकार है। आपने उसमें भी लूटने का रास्ता निकाला है। मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, एक मंत्री पहले जेल में, एक मंत्री छोड़ के चला गया। कौन सी सरकार चल रही है? लेकिन भ्रष्टाचार वैसे ही चल रहा है जो उनके रहने पे भी था। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा सिंडिकेट है ये। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ, कल जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है, मैं फिर बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, क्या कारण है ऊंची बिड वाले को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का काम दिया गया? उस कंपनी से आपका क्या रिश्ता है? पंजाब की जो आपकी नेता हैं, जिनको आपने एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरपर्सन बनाया हुआ है, वो उस कंपनी की मालिक हैं, उससे आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है? बता दीजिए। क्योंकि पंजाब सरकार ने उनको डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया है और पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी की है, वो ऐसे तो बनाएगी नहीं। क्यों सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई दी गई? जितने भी इनके मंत्री हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।